मैंने अपने टाइटल के लिए एक सवाल चुना है, साइंटिफिक पेपर फ्रॉड है क्या। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि साइंटिफिक पेपर का मतलब होता है एक लिखित रिपोर्ट, एक प्रिंटेड कम्युनिकेशन जो किसी जर्नल, किसी मैगजीन में पब्लिश होती है। साइंटिस्ट्स अपना काम ज्यादातर पेपर्स के थ्रू ही दूसरों को बताते हैं, बुक से नहीं। इसलिए पेपर्स साइंटिफिक कम्युनिकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब मैं जो पूछ रहा हूं कि क्या साइंटिफिक पेपर फ्रॉड है, इसका मतलब ये नहीं कि पेपर में फैक्ट्स, जो तथ्य हैं, वो गलत लिखे होते हैं या जो इंटरप्रिटेशन होती है वो जानबूझकर गलत दी जाती है। मेरा मतलब ये है कि साइंटिफिक पेपर शायद इसलिए फ्रॉड है क्योंकि ये उस प्रोसेस को गलत दिखाता है जिसमें सोच विचार हुआ, या जिस तरह से काम एक्चुअली हुआ उसको सही से नहीं बताता। यही मेन पॉइंट है और मैं सीधा बोल रहा हूं कि मेरा जवाब है हाँ। ट्रेडिशनल साइंटिफिक पेपर का जो फॉर्मेट है वो साइंटिफिक सोच की असली नेचर को गलत दिखाता है या सच का उल्टा ही दिखाता है। थोड़ा सोचिए, एक टिपिकल साइंटिफिक पेपर का जो फॉर्म है, बाय द वे एडिटर्स भी अक्सर इसी फॉर्म पर जोर देते हैं, वो कैसा होता है। बायोलॉजिकल साइंसेस में पेपर कुछ इस तरह से बनता है। सबसे पहले आता है इंट्रोडक्शन। इसमें बस बताना होता है कि आपका रिसर्च किस टॉपिक पर है। फिर आता है प्रीवियस वर्क का सेक्शन, जिसमें आप दूसरे लोगों को थोड़ा क्रेडिट देते हैं कि उन्होंने भी इस एरिया में काम किया है, लेकिन अब असली सच आप बताने वाले हैं। उसके बाद आता है मेथड्स का सेक्शन, ये ठीक है। फिर आता है रिजल्ट्स का सेक्शन। रिजल्ट्स वाले पार्ट में सिर्फ फैक्ट्स लिखने होते हैं, सिर्फ तथ्य। यहाँ आपको अपने रिजल्ट्स की इंपॉर्टेंस या मीनिंग डिस्कस करना अलाउड नहीं होता। आपको ऐसा प्रिटेंड करना पड़ता है, ऐसा दिखावा करना पड़ता है जैसे आपका दिमाग एक खाली बर्तन है जिसमें बाहर की दुनिया से इंफॉर्मेशन बस ऐसे ही आ गई है, बिना किसी वजह के। सारी साइंटिफिक एविडेंस की वैल्यू या मीनिंग आप लास्ट में डिस्कशन वाले सेक्शन तक रोक कर रखते हैं, और वहां भी आप ऐसे प्रिटेंड करते हैं जैसे अब सोच रहे हैं कि जो इंफॉर्मेशन मिली है क्या उसका कोई मतलब है भी या नहीं, क्या उस सबसे कोई बड़ी बात निकल कर आती है या नहीं। जरूरी नहीं कि मैं जो बोल रहा हूं वो पूरी तरह सच हो, लेकिन इसमें सच्चाई जरूर है। जो सोच है साइंटिफिक पेपर लिखने के तरीके के पीछे, वो ये है कि साइंटिफिक डिस्कवरी एक इंडक्शन प्रोसेस है। इंडक्शन का मतलब आसान शब्दों में ये है कि साइंटिफिक डिस्कवरी या थियरी बनाना सब कुछ डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन यानी देखने समझने से शुरू होता है, बिना किसी बायस, बिना किसी पक्षपात, बिना किसी पहले से सोची समझी बात के। सिंपल देखने से फैक्ट्स मिलते हैं और उन फैक्ट से धीरे धीरे एक थियरी बनती है, जैसे कि बिखरे हुए टुकड़ों से एक अच्छी तस्वीर बन जाती है। यह सोच कि साइंटिफिक डिस्कवरी हमेशा एक सिंपल प्रोसेस है जिसमें पहले फैक्ट्स मिलते हैं, फिर उनसे खुद ब खुद एक थियरी बन जाती है, ये मेनली जॉन स्टुअर्ट मिल की सोच थी। जॉन स्टुअर्ट मिल ने, जैसे कि बहुत से दूसरे लोगों ने भी उनसे पहले समझा था, ये देखा कि डिडक्शन प्रोसेस, जिसमें हम फैक्ट से निकलकर कंक्लूजन निकालते हैं, उसमें कुछ नया नहीं मिलता। डिडक्शन सिर्फ वही दिखाता है जो पहले से ही हमारे दिमाग में छुपा हुआ था। मिल को लगता था कि इंडक्शन ही साइंस का असली तरीका है। उन्होंने इसे ग्रेट मेंटल ऑपरेशन कहा था, मतलब बड़े दिमाग का काम, और इसी सोच के अराउंड एक पूरी इंडक्टिव लॉजिक बनी जिसका काम था कि कुछ रूल्स बना दीजिए जिससे हर इंडक्शन प्रोसेस सही हो जाए। मिल का असली मकसद ये था कि साइंस के तरीके को सोशियोलॉजी पर भी यूज किया जा सके, क्योंकि साइंस के मेथड्स बहुत पावरफुल और एग्जैक्ट होते हैं।
ये कितना अजीब है कि सोशियोलॉजी में इंडक्शन मेथड का यूज, जैसे मिल ने सोचा था, लगभग पूरी तरह बेकार साबित हुआ। मिल के इंडक्शन प्रोसेस का सबसे सिंपल यूज एक अजीब मूवमेंट मास ऑब्जर्वेशन के फॉर्म में दिखाई दिया। मास ऑब्जर्वेशन का बिलीफ ये था कि अगर हम सिर्फ सच्चे फैक्ट्स जो लोग करते हैं, बोलते हैं, पब्स में, ट्रेन्स में, प्यार करते वक्त, गेम्स खेलते वक्त, वैसे अगर हम सिर्फ सच्चे फैक्ट्स लिख दें तो इतनी सारी इंफॉर्मेशन से कोई बड़ी जनरल बात जरूर निकल आएगी। लेकिन असली में इस तरीके से कुछ खास निकल कर नहीं आया। मुझे लगता है कि मास ऑब्जर्वेशन के शुरू करने वाले लोग बर्ड्स देखने वाले साइंटिस्ट थे और इंथोलॉजिस्ट थे। ये लोग इंसानों को देख रहे थे, वही तरीके यूज कर रहे थे जिससे बर्ड वॉचिंग की दुनिया में बदनामी हुई थी। इंडक्टिव मेथड की थियरी सही नहीं है। इसके 3 स्ट्रॉन्ग रीजंस हैं। पहला, इंडक्शन का स्टार्टिंग पॉइंट यानी सिंपल ऑब्जर्वेशन, इनोसेंट ऑब्जर्वेशन सिर्फ एक सोच है। असली में ऐसी कोई चीज होती ही नहीं। हर ऑब्जर्वेशन हम बायस के साथ करते हैं। हम क्या देखते हैं या फील करते हैं वो हमने पहले क्या देखा या फील किया है उस पर डिपेंड करता है। दूसरा पॉइंट ये है कि साइंटिफिक डिस्कवरी या साइंटिफिक आइडिया बनाना एक चीज है और उसको प्रूफ देना दूसरी चीज है, और मिल ने इन दोनों को मिला दिया। मिल ने कहा कि इंडक्शन बड़ी बातों को ढूंढने और साबित करने का तरीका है, जैसे दोनों काम एक ही सोच से हो जाएं। डिस्कवरी और प्रूफ एक ही टाइम पर हो सकते हैं, जैसे डिडक्शन, जैसे मैथ्स के थ्योरम को पोस्टुलेट से निकालना। डिडक्शन में जो छुपा होता है वही निकल कर आता है और यही प्रोसेस प्रूफ भी है। लेकिन साइंटिफिक काम में ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि लॉजिकली कभी भी पॉसिबल नहीं है कि हम किसी जनरल बात पर पक्का विश्वास कर लें जो कि उसके पीछे वाले छोटे फैक्ट से ज्यादा इंफॉर्मेशन देती हो। सिर्फ सोच के दम पर नई इंफॉर्मेशन मिलना पॉसिबल ही नहीं है। ये मैटर की कंजर्वेशन लॉ के नियम जैसे इंफॉर्मेशन की भी अपनी एक लिमिट है। इन सब बातों के चलते ये सरप्राइज वाली बात नहीं है कि बर्ट्रैंड रसल ने अपनी 1903 वाली फेमस बुक प्रिंसिपल्स ऑफ मैथमेटिक्स में लिखा कि इंडक्शन सिर्फ गेस करने का तरीका है, और हमारे टाइम के सबसे बड़े साइंटिफिक मेथड के एक्सपर्ट प्रोफेसर कार्ल पॉपर इंडक्शन को बिल्कुल काम का नहीं मानते। उनका मानना है कि इंडक्शन एक मिथ है, एक कल्पना है। उन्होंने अपनी बड़ी किताब द लॉजिक ऑफ साइंटिफिक डिस्कवरी में लिखा कि इंडक्शन की बात करने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने मेंशन किया है। अब मैं वापस साइंटिफिक पेपर पर आता हूं। जो प्रॉब्लम है ट्रेडिशनल साइंटिफिक पेपर के फॉर्मेशन में वो ये है कि हर साइंटिफिक काम, चाहे एक्सपेरिमेंट हो या कुछ नया खोजना हो, हमेशा किसी एक्सपेक्टेशन, किसी उम्मीद से शुरू होता है। ये एक्सपेक्टेशन या हाइपोथेसिस जो हम सोचते हैं, यही पूरा रिसर्च शुरू करने का रीजन बनता है, और इसी की वजह से रिसर्च का फॉर्म डिसाइड होता है। इसी एक्सपेक्टेशन के चलते कुछ ऑब्जर्वेशंस इंपॉर्टेंट लगती हैं, कुछ नहीं। कुछ मेथड्स चुने जाते हैं, कुछ छोड़ दिए जाते हैं। कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, कुछ नहीं किए जाते। ये पहले से ही सोची हुई एक्सपेक्टेशन ही सब कुछ मीनिंग देती है, वरना साइंटिफिक पेपर में लिखी बातें समझ ही नहीं आती। हाइपोथेसिस या अंदाजा गेस वर्क से आता है। सीधे शब्दों में बोलें तो ये बस एक अंदाजा होता है। मैं ये भी कह सकता हूं कि ये इंस्पिरेशन यानी प्रेरणा से आता है, लेकिन जो भी हो, ये प्रोसेस साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान का पार्ट है, लॉजिक का नहीं, क्योंकि हाइपोथेसिस बनाने का कोई पक्का लॉजिकल तरीका नहीं है। ये एक कॉमन गलती है कि लोग कहते हैं हाइपोथेसिस डिड्यूस की जाती है,
जबकि असल में हाइपोथेसिस से ही चीजें डिड्यूस होती हैं। हाइपोथेसिस बनाना बेसिकली एक गेस ही होता है, एक तरह से इंस्पिरेशन से आता है, लेकिन हाइपोथेसिस को बहुत सख्ती से टेस्ट किया जा सकता है। ये एक्सपेरिमेंट से टेस्ट होती है। एक्सपेरिमेंट का मतलब यहाँ कोई भी ऐसा काम है जो हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए किया जाए, यानी हाइपोथेसिस के नतीजे चेक करने के लिए। अगर कोई हाइपोथेसिस बनाई जाती है तो उससे कुछ कॉन्सिक्वेंसेस, कुछ अनुमान या परिणाम निकलते हैं जो प्रिडिक्ट करते हैं कि क्या होगा या क्या नहीं होगा। अगर ये प्रेडिक्शंस गलत निकली तो हाइपोथेसिस को या तो हटाना पड़ता है या बदलना पड़ता है। अगर प्रेडिक्शंस सही निकलती हैं तो हाइपोथेसिस अभी के लिए पास हो गई, लेकिन अब भी उसे सिर्फ टेम्पोरेरी तौर पर ही सही माना जाता है। यह पूरी प्रोसेस दिखाती है कि एक तरफ तो साइंटिफिक आइडिया बनाना इमेजिनेशन या इंस्पिरेशन से होता है और दूसरी तरफ हाइपोथेसिस टेस्ट करना एकदम लॉजिकल और सख्त तरीके से होता है, डिडक्शन के बेस पर। साइंटिफिक प्रोसेस को इस दूसरे तरीके से समझना यानी हाइपोथेटिको डिडक्टिव अप्रोच, इसी को प्रोफेसर कार्ल पॉपर ने अपनी किताब द लॉजिक ऑफ साइंटिफिक डिस्कवरी में सही बताया है। वैसे क्रेडिट देना चाहिए तो सबसे पहले विलियम वेवेल, जो जियोलॉजिस्ट थे और ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज के हेड भी थे, उन्होंने सबसे पहले ये हाइपोथेटिको डिडक्टिव अप्रोच समझाई थी। वेवेल ने बहुत डिटेल में लिखा है, लेकिन मैं थोड़ा ही समझा रहा हूं। उन्होंने कहा, खोज करने का कोई आर्ट नहीं है। हम सच ढूंढने के लिए ऐसे कोई रूल्स नहीं दे सकते जो हमेशा और हर जगह चलें। हाइपोथेसिस के बारे में भी वेवेल ने डेयरिंगली लिखा। उन्होंने कहा, हाइपोथेसिस बनाने की एबिलिटी ये कोई गलती नहीं बल्कि जरूरी है किसी भी खोज करने वाले के लिए। उस समय हाइपोथेसिस शब्द को लोग कुछ नेगेटिव मानते थे, इररिस्पॉन्सिबल समझते थे। न्यूटन को भी हाइपोथेसिस पसंद नहीं थी। उन्होंने कहा था, हाइपोथेसिस मैं नहीं बनाता। तो फिर से वापस साइंटिफिक पेपर पर आते हैं। साइंटिफिक पेपर इस सेंस में फ्रॉड है क्योंकि यह दिखाता है कि साइंटिफिक डिस्कवरी बनाने की सोच का प्रोसेस कुछ और ही है, जबकि असली में ऐसा नहीं होता। इंडक्टिव फॉर्मेट को छोड़ देना चाहिए। जो डिस्कशन आखिर में आती है वो शुरू में आनी चाहिए। फैक्ट्स और काम उसके बाद दिखाना चाहिए। साइंटिस्ट को ये मान लेने में शर्म नहीं आनी चाहिए कि हाइपोथेसिस उनके दिमाग में अजीबोगरीब तरीकों से आती है, इमेजिनेशन और इंस्पिरेशन से आती है। ये माइंड की एडवेंचर है। और जब साइंटिस्ट दूसरों को ये बोलते हैं कि साइंटिफिक तरीके को फॉलो करें, तो उनको खुद भी अपनी राइटिंग में ये क्लियरली दिखाना चाहिए कि वो साइंटिफिक थिंकिंग को समझते हैं। मैं भी वही कर रहा हूं जो मैं कह रहा हूं। मैंने जो साइंटिफिक डिस्कवरी के बारे में बोला उसे आप एक हाइपोथेसिस मान लीजिए, और ये हाइपोथेसिस सीरीज के बिल्कुल स्टार्टिंग में आ रही है, जहां पर आनी चाहिए। बाद में दूसरे लोग फैक्ट्स लाएंगे जिससे आप इस हाइपोथेसिस को टेस्ट कर सकते हैं, और मुझे लगता है, मुझे उम्मीद है कि जो एविडेंस आएगा वो मेरी बात को सपोर्ट करेगा। आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे आपसे एक नए एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। मेरा नाम है रोहित और आप सुन रहे थे सिलेबस विद रोहित। धन्यवाद।